अध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस सदन के नेता, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर ये संसद किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सबल होने के लिए और देश के आत्मनिर्भर होने के लिए जो ऐतिहासिक दस्तावेज पर आज मुहर लगाएंगे, कानून बनाएंगे, ये भारत का भविष्य का इतिहास जो होगा, हमारे चाल से, चरित्र से और चेहरे से लगने वाले कृषि मंत्री को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। अध्यक्ष जी, चाल चरित्र किसान भी हैं, ये भी बोला आप, चाल चरित्र किसान नेता, खेती करते हैं तोमर साहब। अध्यक्ष जी, मैं किसान होने के नाते, सांसद होने के नाते मैं चाहता हूं कि किसान के सवाल पर सदन एकमत रहे और किसान अपनी समस्याओं का समाधान संवाद से किया करता है, पंचायत करके किया करता है। तो हम इस बड़ी पंचायत में बैठते हैं तो कोई समस्या है तो उसका समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं? लोकतंत्र में सहमति असहमति तो होती है, लेकिन जो मैं अपने पूर्व के दो वक्ताओं की बात सुने, कांग्रेस के और आरएसपी के प्रेमचंद्रन जी के, मैं सुन रहा था। शायद इन लोगों को उस विषय में बहुत गहन जानकारी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मैं किसान हूं, इस बात को ठीक से जानता हूं, जमीनी स्तर पर जानता हूं। ये कानून जो आज बनने जा रहा है किसानों के समृद्धि के लिए, अध्यक्ष जी, इन लोगों को 1977 के मुरारजी भाई के सरकार के निर्णय को भी थोड़ा इससे मिलते जुलते कानून को देख लेना चाहिए। उस समय मुलायम सिंह जी संसद के वरिष्ठ सांसद हैं, बैठे हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी उस समय उत्तर प्रदेश के असेंबली में होते थे, जानते हैं। उस समय मुरारजी भाई की सरकार ने इसी से मिलता जुलता एक कानून बनाए थे कि किसानों की एक उत्पाद देश एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। इस कानून को और विस्तार दिया है हमारे कृषि मंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, कि इसको हम किस तरह किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सबल होने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा कदम। अध्यक्ष जी, हम किसानों की ताकत को यह देश बहुत दिनों से पहचानता है। इस संसद ने बहुत से आती जाती सरकारों को देखा है। आज एक सरकार हम लोगों की 2014 से चल रहे हैं। 1952 से पहले से अंतरिम सरकार थे, उस समय से कृषि का बजट उठाकर देख लीजिए। अध्यक्ष जी, आप हम लोगों के संरक्षक हैं। मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने किसानों के समृद्धि के लिए काम किया है। ये पहली सरकार है जहां किसानों को भरोसा जगा है सरकार के प्रति कि एक सरकार ऐसी भी है जो हम लोगों की चिंता करती है, एक सरकार ऐसी भी है जो हमारी खेती की बुआई, जोताई, गुड़ाई और हमारे उत्पादन की भी चिंता करती है कि इसका लाभकारी कीमत कैसे भी। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से, मैं बार बार कहता हूं किसान के सवाल पर एकमत रहो। इस देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है। मैं अभी मुलायम सिंह जी से बात कर रहा था, इस बात से, मेरी बात से वो सहमत। मैं कह रहा था अध्यक्ष जी कि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, इस देश की समृद्धि का आकलन नहीं हो सकता है। और इस कानून से सबल किसान आत्मनिर्भर भारत के दिशा में चल पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये पहली सरकार हम लोगों की है जिसने, पिछली सरकार 2014 की चल रही थी, उस समय किसानों के समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को शुरू किया, 6000 सालाना रुपया किसान देने का। मैं किसान हूं, इस बात को जान सकता हूं कि आषाढ़ में खरीफ की खेती होती है, कार्तिक में रबी की खेती होती है। आषाढ़ के महीना से पहले जब 2000 रुपया खाते में किसान के जाता है तो किसान ही जान सकता है, प्रेमचंद्रन और सरदार जी नहीं जान सकते हो कि किसान को कितनी खुशी होती है, उसकी खेती में उसका कितना सहयोग होता है। और जानते हैं, एक खाते में अगर 1 बीघे का किसान होता है,
10 भाई हैं, 8 भाई हैं, 8 भाइयों के नाम से जाता है। अपने देश में अभी भी परिवार कई कारणों से बाजार के असर में टूट रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार की संख्या अभी भी ज्यादा है। ये एक एक घर में 1-1, 2-2 बीघा के किसानों के घर में 50,000, 60,000, 70,000 रुपया हर 6 महीने में पहुंच जाते हैं। उसको आषाढ़ की और रबी की खेती करने में कितनी समृद्धि होती है और कितने सहयोग होते हैं, ये हम जान सकते हैं। मैंने उन किसानों से बात किया। मैंने इसे जब कानून बनाने की बात आई, हम लोगों के बीच में संवाद हुआ, तो मैंने बात किया अपने गांव के किसानों से, अपने बिहार के किसानों से, अपने मध्य प्रदेश के किसानों से, अपने भाइयों से बात किया। कई लोगों से मैं बात किया। एक किसान राम प्रकाश भाई है, रामकृष्ण दुबे है, श्याम सुंदर उपाध्याय है। मैंने बात किया कि कन्हैया सिंह प्रमुख से, मैंने बात किया राकेश सिंह प्रमुख से, मैंने बात किया इंद्रजीत सिंह से। सब लोगों ने कहा कि ये कानून हम लोगों के उपज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जितना सुविधा प्रदान करेगा, आज तक जानते हैं कोई प्रदेश ऐसा नहीं है अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, कि जो दूसरे प्रदेश से लगा हुआ न हो। हम लोग का उत्तर प्रदेश है, एक जगह बिहार से लगा है, एक जगह छत्तीसगढ़ से लगा है, एक जगह झारखंड से लगा है, एक जगह मध्य प्रदेश से लगा है, एक जगह राजस्थान से लगा है। एक अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान अपने चने के उत्पादन को अगर दूसरे जगह बेचना चाहता है, तो कानूनी बंधन के कारण से वो 1 क्विंटल भी गेहूं अपने घोड़ा पर, अपने बैलगाड़ी पर लाद कर, अपने ट्रैक्टर पर लेकर जाता है, तो उसके सीमा पर रोक देते हैं कि हमारे प्रदेश में आपको ले जाने की इजाजत नहीं। अगर आप जानते हैं गांव में किस किस तरह का निर्माण करते हैं लोग, कंपनियां ब्रांड करके उसको बेचते हैं। और ब्रांड करके मैं बताऊंगा अपनी बात में कि गांव में दूध पैदा करने वाला किसान कैसे अपने दूध को गोबर के उपले पर गरम करके लाल कर देता है, दही बनाता है। कृषि मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में उस तरह की दही हमारे रक्षा मंत्री जी बड़े चाव से खाते रहे हैं और जानते हैं। हम कहते हैं, मुलायम सिंह जी भी जानते हैं, उस दही का हम मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? उस दही को क्यों विदेशी कंपनियों के हम हवाले कर देंगे? और यही सपना देखा था ग्राम स्वराज का बापू मोहनदास करमचंद गांधी ने, कि जब तक देश की आजादी किसानों के अंधेरे गांव में रोशनी उसकी नहीं जाएगी, तब तक इस देश का ग्राम स्वराज केवल आजाद होने के बाद देश आजाद नहीं होने पाएगा। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो कानून बनाए हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं। यही सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जो हम लोगों के प्रेरक है, विचारों के प्रेरक। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की समृद्धि तो गांव और खेत और खलिहान के रास्ते से निकलती है, तब हिंदुस्तान समृद्ध दिखता है। इस साल शताब्दी समारोह हम लोग समापन करके आ रहे हैं। राष्ट्रीय ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के महान चिंतक, जो उस राज्यसभा के 12 साल तक प्रतिनिधित्व किए थे, उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबल किसानों को सबल बनाना चाहिए। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, व्यवसाय बड़ा बेरहम होता है। व्यवसाय और बाजार केवल लाभ खोजता है, लेकिन शासन के तरफ से बाजार का असर न होते हुए किसानों के समृद्धि के लिए जो कानून बनाने जा रहा है, किसानों के सबलता के लिए जो कानून बनने जा रहा है सभापति महोदय, वो बाजार के बेरहमी को दूर करने वाला कानून बनने जा रहा है। बाजार की बेरहमी उस पर असर नहीं डालेगी। बाजार तो केवल सोचता है कि हमको कैसे लाभ मिलेगा, क्रेता तो केवल सोचता है कि हमको कैसे सस्ते में मिलेंगे। आप बताइए, कह रहे थे कि किसान को गुलाम बनाएंगे। ये हमारे अधीर रंजन जी भी कल ही से चिल्ला रहे हैं, किसान गुलाम बन जाएंगे। किसान कभी गुलाम होता है भारत का? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं, किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता। ये संसद की चाहे कितनी बड़ी ताकत हो जाए, जनतंत्र में संसद की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किसान को संसद भी गुलाम नहीं बना सकते हैं। ये देश ब्रिटानिया राज देखा है, ये देश मुगलिया शासन देखा है, लेकिन शासन में कभी किसानों को
यह कोशिश किया कि अपने खेत में वो गेहूं बोना चाहता है तो कह दे कि नहीं तुम मक्का बो। किसान जब तय करता है कि मैं मक्का बोऊंगा, आलू बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा, तो वही बुआई करता है। जब अंग्रेजों ने, मुलायम सिंह जी हमारे स्वदेशी आंदोलन के साथी हैं, जब अंग्रेजों ने तिनकठिया कानून बनाया और नील के आंदोलन क्यों शुरू हुए? नील की खेती करने के लिए तिनकठिया कानून बनाया। तो रक्षा मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि तिनकठिया कानून बनाया तो वो कहा कि 1 बीघे में 3 कट्ठा खेती नील की होगी। इसी देश के किसानों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि तुम देश का शासन गुलाम बना सकते हो, किसानों को गुलाम नहीं बना सकते हो। मैं अभी बलिया से सांसद हूं, उसके पहले भदोही से सांसद होता था। वहीं पाली के गोदाम था, हमारे भदोही के किसानों ने उसके नील के गोदाम में आग लगा दिया, 22 लोगों की कच्ची फांसी हो गई और किसानों ने देश को आजाद का रास्ता दिखा दिया। उसी आजादी के रास्ते को चंपारण में बाबू मोहनदास गांधी ने समझा और नील आंदोलन शुरू किया और देश को आजाद करने का रास्ता दिखा दिया। इसलिए जो ये कहते हैं कि किसान गुलाम हो जाएगा, वो किसान की ताकत को शायद एहसास नहीं करते, किसान की, हिंदुस्तान के किसान को ताकत को जानते नहीं। हिंदुस्तान का किसान अमेरिका का किसान नहीं है। हिंदुस्तान की किसानों की कृषि जो है उसकी जीवन धारा है, वो व्यवसाय नहीं करता है, जीवन धारा उसका है। हम कानून बनाए और सभापति महोदय, हमने कानून बनाया, कानून में हमने अभी हमारी खेती जो है मशीनीकरण की ज्यादा हो गई है, पहले मानव आधारित ज्यादा थी। हमको देखना चाहिए जापान से। जापान में औसत किसानों के 2 एकड़ 2.5 एकड़ की खेती होती है, 2.5 एकड़ होते हैं किसान। हमारे देश में भी किसानों की औसत 2.5 एकड़ है। कुछ किसान बड़े बड़े हैं, वो उनकी ज्यादा खेती है। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े मशीनरी बनाने की इजाजत किसने दिया? आज छोटे किसानों की चिंता करते हो। आज छोटे छोटे मशीनरी बनाने के लिए हमारे कृषि मंत्रालय ने सुविधा दिया है, उस पर सब्सिडी दिया है, उस पर छूट दिया है, तो मशीनीकरण के द्वारा करने वाली खेती भी, उसकी लागत भी कम हो रही है, छोटे किसान उसको खरीद भी रहे हैं। और 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हम खरीद सकते हैं, हम छोटे किसान नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे भाई। लेकिन छोटा किसान कैसे खरीदेगा? छोटा किसान तो छोटी मशीनरी को जिसको सब्सिडी आप देते हैं उसको 80% सब्सिडी दे रहे हो खरीदेगा ना, वो अनाज पैदा करेगा ना। सभापति महोदय, ये जो कानून बनने जा रहा है, ये जैसे पशुधन का, कृषि का एक महत्वपूर्ण इलाका हो, क्षेत्र है पशुधन से भी आमदनी होती। सभापति महोदय, हमारी हरियाणा की नस्ल की एक गाय होती है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगातीरी गाय होती है, हमारे गुजरात में गिर गाय होती है, हमारे बिहार में बिहार के भाई बैठे हैं यहाँ, वो नारायणी के तीर पर एक भैंस होती है, भैंस का नस्ल होता है। हरियाणा के नस्ल में मूरा भैंस होती है। मुझे जब चिंता होती है कि गांव का किसान हरियाणा के नस्ल के गाय को ले जाने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता है तो उसको हरियाणा के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक देते हैं। गंगातीरी गाय का दूध कम होता है, लेकिन उस दूध में इस तरह का तत्व होते हैं कि उस तत्व से कई रोगों का पलायन हो जाता है, कई रोग समाप्त हो जाते हैं। अध्यक्ष, सभापति महोदय, अभी सरकार ने जो ये कानून बनाया है, उस कानून से हमारे शेखावत जी बैठे, ये अच्छे नस्ल के घोड़ा का इनके पास फार्म है। हमारे घर पर भी पुश्तैनी घोड़ा रखते हैं। एक अरबी घोड़ा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चला जाएगा, उस किसान की माली हालत बदल जाएगी। कृषि मंत्री जी जो घोड़ा पालता है उसको जानता है इस बात को। लोग कहते हैं घोड़े का बाजार नहीं है। घोड़े का बाजार तो हिंदुस्तान का घोड़ा तो दुनिया में खरीदे जा रहे हैं, सबसे मजबूत घोड़ा होता है। भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध। अभी भेड़ पालन के लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया। हम जिस क्षेत्र से पहले भदोही से एमपी होते थे, कारपेट का क्षेत्र था, 10,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा आता है। सभापति महोदय, हमारे रक्षा मंत्री जी जानते हैं कैसे कालीन बनता है? भेड़ के बाल से बनता है। भेड़ पालन करने वाले किसानों को हमारी पिछली सरकार ने जो उनको सुविधा दिया है, समृद्ध बनाया है, उनके रहने के लिए, उनके भेड़ चराने के लिए उनका आश्रय स्थल बनाया है,
ये बहुत बड़ा काम है किसानों की समृद्धि के लिए। सभापति महोदय, कहते हैं विदेशी कंपनियों का ही आधिपत्य हो जाएगा। आप बताइए, मुलायम सिंह जी हमसे सहमत होंगे कि खरीद करने वाला कौन होता है? जिसके पास पैसे होते हो ही ना खरीदेगा भाई। किसान का उत्पादन कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसे होंगे। किसान क्यों अपना उत्पादन बेचेगा? अपने उपभोग के बाद जो बचता है वो बेचता है, तो पैसा कौन खरीदेगा? विदेशी कंपनियों को ले आने वाले कौन है? 1991 में मैं सांसद हो गया था। यहीं बैठते थे नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। आर्थिक उदारीकरण की नीतियां यही लो ले आएगा। उसके पहले विश्वनाथ प्रताप विदेशी कंपनियों को न्योता दे चुके थे, बुलाए थे। मुलायम सिंह जी उसी कारण से विश्वनाथ प्रताप के विरोध में थे। क्यों मुलायम सिंह? सही बात है ना। चंद्रशेखर जी को वो दस्तावेज, IMF के अध्यक्ष का चंद्रशेखर जी का वो दस्तावेज छिपा दिया था, ठीक है ना। हम अपने बात नहीं कर रहे, वो दस्तावेजी रिपोर्ट है इसलिए कर रहा हूं संसद में इस बात को। तो विश्वनाथ प्रताप जो न्याय कानून को बनाने की योजना बना रहे थे, उस कानून को क्रियान्वित कर दिया मनमोहन सिंह जी के। मनमोहन सिंह जी ने जो चंद्रशेखर जी के आर्थिक सलाहकार होते थे वहीं बैठते थे। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में विदेशी कंपनियों को उन्होंने बुलाया। उस समय राष्ट्रपति दत्तोपंत शेट्टी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना किया था। मुझे गर्व है कि मैं उनके मार्गदर्शन में 15 साल तक काम किया हूं और मैं भी स्वदेशी जागरण मंच का संस्थापक हूं, सदस्यों में हूं। उस समय स्वदेशी आंदोलन में जॉर्ज साहब, चंद्रशेखर जी, सुब्रमण्यम स्वामी, एक जगह मैं मुलायम सिंह जी को भी ले गया था मंच पर बोलने के लिए, तो इनके पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, हम स्वदेशी के साथ। सही बात है ना मुलायम सिंह जी? हाँ भाई, सही बात है। तो जो लोग स्वदेशी को, आत्मनिर्भरता को, स्वावलंबन को, स्वाभिमान को इसी संसद में बेधड़क तो नंगे कर दिए हैं, वो लोग आज हमको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कितना विडंबना, किस तरह की बात। हम लोग वो लोग हैं जो इस देश की जनता का भरोसा जीतते हैं। ये बिल जो आज कानून बनने जा रहा है, ये हमारे घोषणा पत्र में था। क्यों कृषि मंत्री जी, रक्षा में, ये हमारे घोषणा पत्र में था। ये लोग भी घोषणा पत्र में दिए थे कि ऐसा है घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र पहले ऐसा दस्तावेज होता था कि घोषणा पत्र चुनाव के पहले जो जारी करते थे उस पर भरोसा देश की जनता का होना चाहिए। लेकिन घोषणा पत्र पर भरोसे का संकट किसी ने पैदा किया अधीर बाबू, तो आप लोगों ने किया। घोषणा पत्र पर भरोसा होना चाहिए देश की जनता को, हम लोगों ने ये कायम किया। 370 तोड़ा, 370 को खत्म किया, ये घोषणा पत्र में दिया था। हमने अयोध्या का राम मंदिर बनाएंगे। बैठिए, पहले एक बात सुनिए। हम कानून से राम मंदिर बना रहे हैं। हमने घोषणा किया था घोषणा पत्र में कि किसानों को समृद्धि के लिए, किसानों की सबलता के लिए काम करेंगे। हमने घोषणा पत्र में ये दिया था और इस घोषणा पत्र के जनादेश हमें मिले हैं, इसलिए हम इस कानून को बना रहे हैं। जनादेश का आदर करने सीखिए अधीर बाबू। जनादेश का आदर नहीं करेंगे तो आप गुस्सा करते हैं। आप गुस्सा करके जब हम लोगों का विरोध करते हैं तो हम देहाती आदमी हैं, हमको लगता है पहले कोई जंगाहीन में लड़ू झगड़ा करूंगी। ऐसा गुस्सा करते हैं तो हमको यही लगता है, हम लोग देहाती आदमी हैं, देहात से आते हैं, इसलिए उन चीजों को जानते हैं। सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे कह सकता हूं। हमारे जल संरक्षण के, ये लॉकडाउन में, कोविड के समय में जो भारत सरकार ने काम किया है वो आज तक के इतिहास का उल्लेखनीय काम है। भारत सरकार ने काम किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत से किसानों को जो नष्ट हो गए फसल, उनको इस योजना में लाभ मिले हैं। कुछ बाकी है, जो कंपनियां अगर गलती किया है उस पर कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर किसानों के खाते में 6,000 रुपये सालाना जा रहा है। उससे पूछिए, अभी चला गया कार्तिक के पहले, आषाढ़ के पहले चला गया था। जब कोविड के कठिनाई में किसान था, रबी की खेती उसी समय शुरू हो रही थी, हमारी खेती खुद ही कटाई से रुकी हुई थी। तो मैंने
गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि गृह मंत्री जी, एक कटाई का मशीन अगर पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं जाएगा तो खेती कठिनाई में पड़ जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया। हमको बहुत ही खुशी हुई कि 2 घंटे में गृह मंत्री जी भाई अमित भाई शाह ने और मुख्यमंत्री और पूरे देश में इस तरह का आदेश करके कहीं का मशीन कहीं जाएंगे, कहीं भी रबी के कटाई में, रबी की खेती में कोई किसानों की कठिनाई नहीं। अगर यही कानून आपका काम करता होता तो रबी की खेती चली गई होती ना। और सारा उत्पादन बंद हो गया है कोरोना में। कागज का कारखाना, ये कपड़ा का कारखाना, लोहा का कारखाना, सीमेंट का कारखाना, लेकिन कृषि बंद हुआ का? कृषि का उत्पादन बढ़ गया, किसानों का काम नहीं बंद हुआ। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो एक कानून बना है, इसी ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए देश की आजादी की लड़ाई के समय बापू ने हमें याद दिलाया था, गांधी जी ने। इसी को स्वदेशी स्वावलंबन और स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए दत्तोपंत जी हम लोगों को मार्गदर्शन किया करते थे। और इसी पे सबल भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प किया है प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने, वही पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने सपना देखा था। उन्हीं के सपनों का भारत निर्माण भविष्य में होने जा रहा है। इसलिए सभापति महोदय, इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, ये देश समृद्ध नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, आप कहते हैं कि राज्य सरकारों को संघीय व्यवस्था पर आप अतिक्रमण कर रहे हैं। हम संघीय व्यवस्था पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को भी तो अपनी संवैधानिक व्यवस्था को जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6-6 हजार रुपये किसान को मिलते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां किसानों को नहीं। मैं देश भर में घूमता रहता हूं, किसानों से संवाद करता हूं, नहीं मिले, कई जगह नहीं मिले। कई बेचारा किसान हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में रहता है, उसने क्या किया है? हमसे लड़ना है, लड़ लो, मैदान तय करो, कहां लड़ाई होगी, लड़ते जाओ, लड़ लेना। और लड़ते लड़ते कहां चले गए? हमको कहते रह गए ये सांप्रदायिक लोग हैं, हमको कहते रह गए ये किसान विरोधी लोग हैं। ये लोग मजदूर किसान विरोधी होते तो 6 हजार रुपये सालाना कहां से देते? मजदूर विरोधी होते तो इस तरह के ये फसल ऋण पुनर्मुठा, किसान रथ मोबाइल कहां से चाहते? किसान रेल कैसे चलता? हमारे कृषि मंत्री जी ने रेल मंत्रालय से अनुबंध करके किसान रेल शुरू किया। उस पर महाराष्ट्र के जो किसान उत्पादन करेंगे बिहार तक जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक जा रहा है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चना पैदा होते हैं, नर्मदा के मैदान पर चना पैदा होते हैं, जौ पैदा होते हैं। सभापति महोदय, मैं बलिया का सांसद हूं। वहां एक ऐसा झील है सुरहा ताल, जिसको कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा झील है। वहां एक इस तरह का धान पैदा होता है बोरो, कि वहां परीक्षण हुआ है। लोग कहते हैं कि ये शुगर को नष्ट कर देता है, ब्लड प्रेशर को नष्ट कर देता है उसका धान। अब बताइए, जब उसकी ब्रांडिंग होगी, रामदेव ने अपने स्वदेशी वस्तुओं का ब्रांड करके ही ना इस दुनिया में आज चर्चा के विषय, बहस के विषय बने हैं। हमारे उत्पादन का जब उसमें कंक्लूड, अभी समाप्त करते हैं। प्लीज कंक्लूड। कॉल लेने दीजिए कि अपने से सब कर देंगे। अब हम कहने जा रहे हैं तो समाप्त करिए। सभापति महोदय, उसका अगर ब्रांडिंग कर दिया, मार्केटिंग कर दिया जाए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की व्यवस्था की गई है सरकार की। किसान रेल बनाए हैं, किसान रेल से एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसानों की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, राजनीतिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि, यही देश को समृद्धि के मुकाम तक पहुंचाएगी और यही आत्मनिर्भर भारत बनने का आधार बनेगा। सभापति महोदय, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौ की खेती होती है, चना की खेती होती है, बिहार में भी होती है। मुजफ्फरपुर की लीची जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो बिकेंगे ना। नागपुर का संतरा जब हमारे यहाँ के जाएंगे तो बिकेंगे ना, किसान रेल से जाएंगे। ये हिमाचल का सेब वहाँ सस्ता बिकते हैं, हमारे यहाँ जाएंगे तो सस्ता। इलाहाबादी अमरूद
बिकेंगे ना। हमारे भदोही में एक पेड़ा बनता है, वहाँ बॉम्बे ले जाते हैं लोग। भदोही में पेड़ा बनता है, टेढ़वा का पेड़ा, रक्षा मंत्री जी जानते हैं, हम लोग उनको देते थे कभी। टेढ़वा का पेड़ा जाएगा बम्बई में, आपको दे देंगे। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तो ये सारी चीजें, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सत्तू, बिहार का सत्तू महाराष्ट्र में जाएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा, बंगाल में सातू लोग खाते हैं। लोग पहले सातू खूर को, हम लोगों को सातू खूर कहते थे, पहले कहते थे ना कल्याण जी, हम लोग को पूर्वी उत्तर प्रदेश को सुंदरम कहते थे। अब मत ऐसा कहिएगा, सातू अब। थैंक यू, कंक्लूडेड। थैंक यू। जय सभापति महोदय, थैंक यू सर। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए, किसानों के समृद्धि और सबलता के लिए ये जो कानून बन रहा है, ये संसद जो ऐतिहासिक दस्तावेज पर आज मुहर लगाने जा रही है, ये भारत का इतिहास, भविष्य का इतिहास नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को, कृषि मंत्री को और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को याद रखेगी। मैं यही कहते हुए अपनी बात पूरा करता हूं।